हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है सत्या। हमारे यूट्यूब चैनल सत्या आर्ट फैकल्टी में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं केवीएस से संबंधित 25 क्वेश्चंस जो 2018 में हो चुके हैं आपके। और इस टेस्ट पेपर में आपको मिलने वाला है वो सब कुछ, जैसा कि जितने ऑप्शंस रहते हैं उन ऑप्शंस के बारे में भी, और आपका सटीक आंसर। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए साथियों, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, विख्यात समकालीन चित्रकार एम एफ हुसैन को उनके किस काम के लिए जाना जाता है? तो देखिएगा, एम एफ हुसैन जो हमारे कह रहे हैं, वो अधिक से अधिक जो कार्य किया है उन्होंने, वो किया है घोड़ों से संबंधित। और घोड़ों से संबंधित उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं उन सभी कार्यों में उन्होंने सबसे ज्यादा मोटा रेखांकन का प्रयोग किया है, बाकी किसी भी रेखांकन का प्रयोग नहीं किया है। तो ऑप्शन तो इनका सही हो रहा है बिल्कुल। क्या बोलते हैं, मोटा एवं सशक्त रेखांकन। ठीक है, मोटा एवं सशक्त रेखांकन, ये इनका एकदम एक्यूरेट सही आंसर है। देखिए, लयात्मक रेखांकन की बात करेंगे तो लयात्मक रेखांकन यहाँ पे एम एफ हुसैन ने यूज ही नहीं किया कभी भी। ठीक है, और कमजोर रेखांकन की बात अगर कर लेते हैं तो कमजोर रेखांकन हो ही नहीं सकता है। वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट मोटा रेखांकन करता है, सशक्त रेखांकन करता है, तो उसमें कमजोर ऑप्शन की तो व्यवस्था खत्म ही हो जाती है। ठीक है, इसलिए इनका जो सही आंसर है वो है मोटा एवं सशक्त रेखांकन। ठीक है, महीन रेखांकन भी इन्होंने नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली के उत्कृष्ट चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, तो जो आनंद कुमार स्वामी जी हैं, ध्यान दीजिएगा, जो आनंद कुमार स्वामी जी हैं उनका इससे कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, कुंवर संग्राम सिंह जो हैं ये मेवाड़ के राजा थे, मेवाड़ के राजा थे। प्रोफेसर एरिक डिकिंसन जो हैं ये आपके ठहरे एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किशनगढ़ उपशैली की खोज की थी। और कर्नल टाड की अगर बात करते हैं तो कर्नल टाड जो है ये आपके जोधपुर से संबंधित हैं। ठीक है, ये आपके जोधपुर से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर जो है प्रोफेसर एरिक डिकिंसन, ये आपका जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, कोणार्क का मंदिर किस भारतीय हिंदू देवता को समर्पित है? तो साथियों, कोणार्क का जो मंदिर है, सभी लोगों ने सुना है कि कोणार्क का जो मंदिर बना हुआ है वो सूर्य मंदिर है। सूर्य मंदिर है, कई बार रिपीट होता है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है। तो जाहिर सी बात है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर है तो वो सूर्य भगवान को ही समर्पित होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। कोणार्क का जो मंदिर है उड़ीसा में जो बना हुआ है वो सूर्य भगवान को समर्पित है। दूसरी बात अगर हम बात कर लेते हैं ब्रह्मा जी की, तो ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो पुष्कर मंदिर है। ठीक है, पुष्कर मंदिर जो है वो ब्रह्मा जी को समर्पित है। अगर हम शिव की बात करते हैं तो कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर ये आपका शिव को समर्पित है। अगर हम विष्णु जी की बात कर लेते हैं तो विष्णु जी का जो मंदिर है आपका वो दशावतार मंदिर है, जो कि गुप्त शासकों के द्वारा बनाया गया था, दशावतार मंदिर। ठीक है, ये आपके सारे चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। इसमें से सही ऑप्शन जो आपका है ये सूर्य मंदिर है, क्योंकि कोणार्क में जो बनाया गया है वो आपके नागर शैली में बनाया गया है। नागर शैली के साथ साथ में वहाँ की लोकल शैली भी एक शामिल होती है जिसको हम कलिंग शैली के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो मंदिर है आपका सूर्य को समर्पित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका है, अगला जो क्वेश्चन है, किस काल में प्रसिद्ध शिलाकाट मूर्त शिल्प गंगा अवतरण निर्मित हुआ? ठीक है, तो गंगा अवतरण की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहली बात अगर हम राष्ट्रकूटों की बात करें तो राष्ट्रकूटों ने सबसे पहले जो कार्य करवाया था वो पहली बार तो इन्होंने एलिफेंटा का कार्य कराया। ठीक है, एलिफेंटा के बाद में इन्होंने जो कार्य करवाया था वो करवाया था एलोरा का। ठीक है, एलोरा का कार्य कराया। अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए राष्ट्रकूट राजाओं से संबंधित तो सबसे पहला ऑप्शन आप एलिफेंटा ढूंढेंगे, उसके बाद में आप एलोरा ढूंढेंगे। ठीक है, दूसरी बात है, अगर हम होयसल राजाओं की बात करते हैं तो होयसल राजा जो थे उन्होंने एक नई मंदिर निर्माण की शुरुआत की थी जिसको हम बेसर शैली के नाम से जानते हैं। ठीक है, बेसर शैली के नाम से जानते हैं। होयसल राजाओं ने बेसर शैली की शुरुआत की थी, जबकि जो प्रसिद्ध ये गंगा अवतरण शिल्प है वो इससे संबंधित नहीं है। अगर हम चोल काल की बात करते हैं तो चोल काल तो बहुत बाद में आया था। ठीक है, वहां पे अधिक से अधिक जो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु में मंदिरों के निर्माण हुआ, और उसके साथ में इन्होंने जो है मूर्तियां भी बहुत ज्यादा बनवाई हैं। और मूर्तियां कैसी बनवाई हैं? कांस्य की मूर्तियां इन्होंने बनवाई। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं गंगा अवतरण की तो पल्लव काल से संबंधित है। ठीक है, गंगा अवतरण पल्लव काल से संबंधित है। बाकी तीन ऑप्शन जो है मैंने आपको बता दी हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन में हम जाएंगे तो क्वेश्चन आपका है, अभिकथन है,
अवनींद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से एक थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए भारत माता चित्र बनाया। तो भारत माता चित्र बनाया है, क्या यह बात सही है या बात नहीं सही है? भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है। ठीक है, देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारत माता चित्र बनाया। तो पहली बात, वॉश पद्धति में भारत माता इनका चित्र बना हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, वॉश पद्धति में इनका चित्र बना हुआ है। तो ये तो हमारा ऑप्शन जो है पहला वाला सही हो गया। दूसरी बात यह है कि भारत माता भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें तो रहा है कि लिखा हुआ है कि प्रतीकात्मक स्वरूप रही है। ठीक है, देखिए उस समय हमारा जो देश था वो आजाद नहीं हुआ था, तो जितने भी कैंडिडेट थे, मतलब भारत के जो चित्रकार थे, वो भी अपने भारत की आजादी के लिए कुछ ना कुछ कार्य कर रहे थे। तो ये तो चित्रकार थे, ये लड़ाइयां नहीं लड़ते थे, लेकिन अपने कलाकारी के ढंग से, अपने चित्रकारी से इन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि आप जो है भारत के लिए खड़े हों या तैयार हों। तो इन्होंने जो है भारत माता चित्र बनाया। उसके बाद में ये जो है स्वाधीनता आंदोलन के प्रतीकात्मक स्वरूप से वो प्रेरित रही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ए भी सही है और आर भी सही है। इन दोनों में से ए भी सही है और आर भी सही है। ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही बनता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? तो स्केच में क्या दिखता है साथियों, इस चीज को जानिएगा। सबसे पहला ऑप्शन है आपका रेखीय गुण, दूसरा ऑप्शन है आपका पोत, तीसरा ऑप्शन है आपका तान, चौथा ऑप्शन है आपका बिंदु। देखिए हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। बिंदु का आशय क्या है? बिंदु तो सिर्फ इतना हो गया ना, ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया। क्या इसमें हमको स्केच दिखाई दे रहा है? कोई बिंदु रखने से कोई स्केच नहीं बनता, इसलिए जो बिंदु ऑप्शन है वो तो बिल्कुल कट है, बिंदु हो ही नहीं सकता। तान की रही बात, तो तान क्या है? तान वह होता है जब हम किसी भी रंग में काले और सफेद का मिश्रण कर देते हैं और उस रंग की कई टोन्स बना लेते हैं, उस रंग में और ढेर सारे भेद तैयार कर लेते हैं, तो उन भेदों को हम कहते हैं तान। तो इसमें रेखीय गुण की कोई बात ही नहीं हुई। रेखीय गुण तो तब आएगा जब हम स्केच करेंगे, जब हम पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे, और तान तो हमारी तब आएगी जब हम उसमें जो है रंगांकन का प्रयोग करेंगे। तो रंगांकन तो दूर की बात है, अभी हमारा पहला स्टेप ही नहीं पूरा हुआ। दूसरी बात है पोत। पोत का आशय होता है टेक्सचर देना, किसी भी चीज में टेक्सचर देना। जैसे कि ये हमारा बोर्ड है, तो ये भी अपना क्या है, इसका एक पोत है। ये किसी हमें चिकनापन लग रहा है, ये क्या लग रहा है? चिकनापन लग रहा है। अपने मोबाइल को छूते हैं तो मोबाइल जो है उसमें एक बैक साइड में उसका कुछ एक अपना टेक्सचर रहता है। किसी का मोबाइल खुरदरा रहता है, किसी का मोबाइल चिकना रहता है, किसी का कैसा भी रहता है। तो पोत का संबंध भी स्केच से नहीं है। स्केच का आशय यह है कि हम पेंसिल उठा करके या पेन उठा करके हमारे सामने की कोई भी चीज को ड्रॉ कर देना। अब ड्रॉ वो फ्रीलांस भी हो सकती है और वह ड्राइंग जो है बहुत ही सटीक और शुद्ध भी हो सकती है। जैसे कि स्केच तैयार करते हैं, तो स्केच में क्या होता है ना कि हम सबसे पहले इस तरीके से बनाते हैं कुछ, ठीक है, और बना करके ऐसे रेडी कर देते हैं। बस समझ लीजिए कि हमारा स्केच तैयार हो गया। हमको क्या दिखा? अब इसमें क्या दिखा? अब हमें दिखा हुआ है रेखीय गुण, हमारी सभी रेखाएं इसमें दिख रही है, इसमें कलर्स की कोई बात ही नहीं आई है, इसमें टेक्सचर की कोई बात ही नहीं आई है। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है, तो स्केच में दिखाई देता है हमारा रेखीय गुण। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठेगा क्योंकि इसमें सभी हमको रेखाएं दिखाई दे रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसने की थी? देखिए डीपी राय चौधरी ने गणेश की रचना नहीं की थी। हालांकि डीपी राय चौधरी जो है मूर्तिकार थे, बट इन्होंने गणेश की रचना नहीं की। यामिनी राय की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, यामिनी राय की अगर हम बात कर लेते हैं, यामिनी राय जो थे एक प्रकार से चित्रकार थे। क्या थे? चित्रकार थे। यहाँ पे किसकी बात चल रही है? गणेश की। गणेश जो है ना एक प्रकार की मूर्ति है, ठीक है, गणेश क्या है? मूर्ति है। यहाँ पे यामिनी राय चित्रकार हैं। और अवनींद्रनाथ टैगोर की अगर बात कर लेते हैं तो ये भी एक क्या थे? चित्रकार थे। और चित्रकार के साथ साथ में ये वास्तु शैली के जनक भी थे, वास्तु शैली के जनक भी थे, ठीक है, वास्तु शैली के जनक भी थे। अब आपका एक लास्ट ऑप्शन बचता है जानकी राम, जिनका नाम है पीवी जानकी राम, ठीक है, पीवी जानकी राम इनका नाम है। इन्होंने गणेश नामक मूर्ति शिल्प बनाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रशाला की स्थापना की? देखिए चित्रशाला, वो भी शाही चित्रशाला। देखिए क्या होता है ना कि चित्रकारी तो सभी करते थे,
अजंता में भी चित्रकारी होती थी, जोगीमारा में भी चित्रकारी हुई है। उसके बाद में अगर आप आ जाएंगे तो बाग में भी हुई है, ईरानी शैली में भी हुई है, अपभ्रंश में भी हुई है, और आपकी पाल शैली में भी हुई है। अभी पाल शैली की बात करते हैं तो वहां पे जो चित्रकारी चल रही थी वो उस लेवल की नहीं चल रही थी। वो पार्ट टाइम में अपना चित्रकार लोग जो है, अपना जो राजा होते थे उनके शौक के हिसाब से कार्य करते थे। लेकिन यहाँ पे शाही चित्रशाला की बात आई है तो शाही चित्रशाला में सबसे पहली बात तो मुगल काल जो आता है, सबसे पहला नाम आता है। ठीक है, मुगल काल सबसे पहला नाम आता है और वहां से जो है शाही चित्रशाला की शुरुआत होती है। अब शाही चित्रशाला देखिए, बाबर आ गया। बाबर जैसे जब राजा आता है तो बाबर ने शुरुआत में क्या किया, इसका 1526 में इसने जो है जब आक्रमण किया था भारत पर, और 30 तक ये रहा, तो 4 साल इसके बीच में रहे, तो 4 साल में शाही चित्रशाला बन नहीं सकती है। अब बात करते हैं जहांगीर की। जहांगीर का काल चित्रकला के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा जाता है, बट इससे पहले चित्रकारी का काम प्रारंभ हो चुका था। अब बात आई यहाँ पे अकबर की। तो अकबर एक ऐसा राजा था जिसने चित्रकला के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया। हालांकि साहित्य का जो क्षेत्र है या साहित्य कला का जो क्षेत्र है वो अकबर का स्वर्ण काल कहा जाता है, चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को कहा जाता है। लेकिन अगर हम शाही चित्रशाला की बात करते हैं तो अकबर ने पहले ही शाही चित्रशालाओं का निर्माण करवा दिया था। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा अकबर। दूसरी बात, अगर हम शाहजहां की बात कर लेते हैं तो शाहजहां जो है इसने चित्रकारी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य नहीं किया, इसने कार्य किया स्थापत्य कला के क्षेत्र में। ठीक है, और स्थापत्य कला का जो क्षेत्र है इसको हम स्वर्ण काल के रूप में जानते हैं, और जहांगीर का जो काल है इसको हम चित्रकला का स्वर्ण काल जानते हैं। ठीक है, इसको हम चित्रकला का स्वर्ण काल जानते हैं। और अकबर जो है इसने चित्रशाला शाही स्थापित की, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साहित्य का जो स्वर्ण काल है ये इसके क्षेत्र में जाता है। ठीक है, और बाबर की तो बात ही नहीं, क्योंकि बाबर जो था ये जो है मुगल काल का संस्थापक था, मुगल का काल का संस्थापक था ये। ठीक है, ये मुगल काल का संस्थापक था, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना नहीं जाता बल्कि यही सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एलिफेंटा गुफा मंदिर कहां स्थित है? हमने अभी एलिफेंटा की बात भी की थी। देखिए, एलिफेंटा अगर हम बात करें तो सीधे महाराष्ट्र में आ पाएंगे। कहां आएंगे? महाराष्ट्र पर आ पाएंगे। ठीक है, महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं हैं। अगर हम बात कर लेते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। इस तरीके से जब ऐसे ये मैप जाता है भारत का, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मुंबई पड़ता है। अब मुंबई जो पड़ता है, महाराष्ट्र जो पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में एलिफेंटा की गुफाएं यहाँ पे जो है इस तरीके से कुछ टापू बने हुए हैं ऐसे। यहीं पे गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है, और इसके इस पड़ोस में यहाँ पे एक जगह है, टापू है, जिसको हम धारापुरी के नाम से जानते हैं, धारापुरी। और धारापुरी जो टापू है इसी को कहा जाता है एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा, धारापुरी नामक टापू पर ये एलिफेंटा है। यहाँ पे एलिफेंटा इसका नाम क्यों पड़ा? नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसके द्वार पर बहुत बड़ा सा एक हाथी रखा हुआ था, हाथी की प्रतिमा बनी हुई थी, इसलिए पुर्तगालियों ने इसका नाम कर दिया एलिफेंटा। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है? राष्ट्रकूट से संबंधित है। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, राष्ट्रकूट राजाओं से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रंग क्या होता है? कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि रंग क्या होता है। इससे ज्यादा सरल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, और ये क्वेश्चन सिर्फ जो है आपके लिए ही सरल नहीं है, एक आम आदमी के लिए भी सरल है। इससे ज्यादा और सरल क्या पूछा जा सकता है कहीं भी? रंग क्या होता है? ये तो मतलब ऐसा हो गया ना कि आप लड्डू कैसे खाएंगे, आप जो है रसगुल्ले कैसे खाएंगे, ये वाला क्षेत्र हो गया ना कि रंग क्या होता है। इसमें कोई दम है क्या क्वेश्चन में? लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप डीप तरीके से पढ़ेंगे, रंग को आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। क्योंकि चित्रकला के क्षेत्र में आप जानते हैं कि चित्रकला के क्षेत्र में रंग की कितनी अहम भूमिका है, और अगर आप सभी रंगों के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं तभी आपकी चित्रकला बहुत अच्छी हो सकती है। अगर आप रंगों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि आधे से ज्यादा चित्रकला आपको नहीं आती है। तो रंग आपके चित्रकला के क्षेत्र में बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन रंग मानव जीवन के दैनिक उपयोगों को लेकर के, भौतिक जरूरतों को लेकर के, उनके पहनावे को लेकर के, उनके आसपास के माहौल को लेकर के, उसको भी रंग में तब्दील किया जा सकता है, क्योंकि रंग उनके लिए बहुत मायने रखता है।
जितने भी कैंडिडेट होते हैं वो ब्लू शर्ट खरीदेंगे, व्हाइट शर्ट खरीदेंगे, रेड शर्ट खरीदते हैं, ब्लू पैंट खरीदते हैं, ब्लैक पैंट खरीद लेते हैं। गर्ल्स जो होती हैं अपना लहंगा चुन्नी वगैरह खरीदती हैं, तो अधिक से अधिक रंग को ही पसंद करती हैं। कपड़े को थोड़ा बाद में पसंद किया जाता है, लेकिन रंग सबसे पहले देखा जाता है। अब यहाँ पे बात आई है कि रंग क्या है। देखिए रंग क्या है, पोत का गुण। रंग क्या है, पोत का गुण। देखिए पोत का गुण तो ये है नहीं, क्योंकि पोत का मतलब क्या होता है, टेक्सचर। ठीक है, पोत का मतलब होता है टेक्सचर। टेक्सचर की अपनी अलग भूमिका होती है, उसका रंग से कोई ताल्लुक नहीं होता है। दूसरी बात है प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण होता है या नहीं होता है, इस बात पे भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है रेखा का गुण। रेखा का गुण जो है रंग नहीं हो सकता, रेखा तो गुण होती है ना, अपना स्केच का गुण होता है। ठीक है ना, रेखा का गुण क्या होता है, स्केच होता है। और प्रभाविता का गुण, प्रभाविता तो तब होगी जब रंग उसमें होगा, तभी तो किसी को प्रभावित करेगा, अन्यथा नहीं कर सकता। अब हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है प्रकाश का गुण। हमारा ऑप्शन जो है यही वाला सही है, प्रकाश का गुण। क्योंकि अगर प्रकाश नहीं है तो आप रंग को नहीं देख पाएंगे। आप क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको जो रंग है ना, रंग को हम विस्तार से बताएंगे आपको। फिलहाल प्रकाश का ये गुण इसलिए है क्योंकि जब किसी चीज पर प्रकाश पड़ता है तभी हमें किसी भी रंग की अनुभूति होती है, और अगर उस पर प्रकाश ना पड़े तो हमें रंग की अनुभूति नहीं होगी। अगर यकीन नहीं है तो आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ काला ही दिखाई देगा। आपके सामने आपका पसंदीदा कोई भी रंग रखा हुआ हो, आपका पसंदीदा कोई भी शर्ट रखा हुआ हो, आपका पसंदीदा कोई भी खाना रखा हुआ हो, लेकिन अगर अंधेरा है तो आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए रंग क्या होता है, प्रकाश का गुण होता है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वराह किसका अवतार है। वराह किसका अवतार है, तो वराह शिव का अवतार नहीं है, वराह विष्णु का अवतार, बुद्ध का अवतार, तीर्थंकर का अवतार। देखिए तीर्थंकर के मामले में आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा कि वराह जो है तीर्थंकरों में कोई हुए। ठीक है, तीर्थंकर कितने हुए, 24 हुए। ठीक है, जिसमें से महावीर स्वामी सबसे अंतिम और लास्ट माने जाते हैं, 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। तो यहाँ पे वराह अवतार वहां पे ऐसा कुछ होता नहीं था, तो ये आपका ऑप्शन कट हो गया। बुद्ध की अगर बात कर लेते हैं तो वराह जो है बुद्ध का अवतार है, ऐसी भी बात नहीं है। शिव की तो हमने पहले बता दिया कि कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे वराह अवतार किसका है, विष्णु का। विष्णु भगवान विष्णु ने बहुत सारे अवतार लिए हैं, जिसमें से एक है आपका वराह। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण किन आकारों में देखने को मिलते हैं। देखिए आकार का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि केवीएस का जो पैटर्न रहता है, एनवीएस का जो पैटर्न रहता है, उसमें ऐसे ही डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन जैसे जो पढ़ रहा होता है उसके लिए तो ये सरल है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है उसके लिए कठिन पड़ जाता है। फिलहाल जो हमारा सिंधु घाटी से जितना भी मटेरियल प्राप्त हुआ है उसमें अधिक से अधिक ज्यामितीय अलंकरण हमको मिले हुए हैं। कैसे अलंकरण मिले हुए हैं, ज्यामितीय अलंकरण मिले हुए हैं। कैसे, जैसे कि ये हमारा पॉट मिला वहां से, ठीक है, ये हमारा वहां से पॉट मिला। इस पॉट में क्या होगा, ऐसे धारियां बनाई गई होंगी और इसमें इस तरीके से लेकर के जो है अलंकरण किया रहता है। तो इसको आप कह सकते हैं ज्यामितीय अलंकरण। प्राकृतिक अलंकरण का मतलब दृश्य चित्रण हो गया, दृश्य चित्रण तो वहां पे करता कोई नहीं था। अमूर्त की बात कर लेते हैं तो अमूर्त की बात ही नहीं, क्योंकि ओपनली दिखाई दे रहा है क्या है ये, अर्ध अमूर्त, अर्ध अमूर्त भी नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही है, ज्यामितीय अलंकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकरण मृदभांडों पर कौन से आकारों में बने, ये तो वही क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विदिशा के समीप उदयगिरी की गुफाएं संबंधित हैं किससे। देखिए मौर्य काल से संबंधित तो नहीं है, मौर्य काल से संबंधित तो नहीं है। मौर्य काल में जोगी मारा गुफाएं बनाई गई, उसके अलावा में जो है यहाँ पे अधिक से अधिक मौर्य काल में स्तंभ बनाए गए। ठीक है, स्तंभ बनाए गए। वाकाटक काल से भी नहीं संबंधित है उदयगिरी की गुफाएं। सातवाहन काल से भी नहीं संबंधित है उदयगिरी की गुफाएं, क्योंकि सातवाहन और वाकाटक ये जो शासक रहे हैं ये उत्तर भारत के हैं ही नहीं, और उदयगिरी जो है ये आपका उत्तर भारत में पड़ता है। इसलिए आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका जो संबंध है वो सीधे सीधे गुप्त काल से माना जाता है। ठीक है, ये इसका सही और सटीक आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र गपसप की रचना किसने की थी। देखिए गपसप जो चित्र है वो पहली बात तो एनएस बेंद्रे का है। ठीक है, पहली बात तो एनएस बेंद्रे का है, ये आपका बिल्कुल
सही जवाब है। अब बाकी हम ऑप्शंस पे कुछ नजर डालते हैं। देखिए यामिनी राय जो थे, ठीक है, इन्होंने गपसप नाम का चित्र नहीं बनाया, ये एक लोक कलाकार थे, ठीक है, लोक कला से प्रभावित चित्रकार थे ये, ठीक, लोक कला से प्रभावित, ठीक है, और टेम्परा में इन्होंने काम किया अधिक से अधिक। कैसा काम किया? टेम्परा में इन्होंने अधिक से अधिक कार्य किया। कमलेश दत्त पांडे जो हैं, इन्होंने एक चित्र बनाया है तैल रंग में जिसका नाम है गिद्ध। क्या नाम है? गिद्ध। इन्होंने एक जो है चित्र बनाया जो कि बहुत फेमस है। नंदलाल बोस को भी आप जानते हैं। नंदलाल बोस जो है आपके ऐसा कह सकते हैं बंगाल शैली के दूसरे सबसे बड़े कलाकार थे। सबसे बड़े पहले कलाकार कौन थे? वो अवनीनाथ टैगोर थे, और दूसरे सबसे बड़े कलाकार थे नंदलाल बोस, जो कि कहा जाता है नव बंगाल शैली के संस्थापक या रचनाकार के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कलाओं से संबंध नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कलाओं से संबंध नहीं है? तो रूपप्रद कलाओं से किसका संबंध नहीं है? देखिए रेखा है जो भी, अगर रेखा की बात कर लेते हैं तो रेखा अगर हम ऐसे मोड़ देते हैं, इधर को ऐसे मोड़ देते हैं या कुछ ऐसे और बना देते हैं, तो कोई ना कोई एक गुफा टाइप का रूप बन गया। बन गया कि नहीं बन गया? एक गुफा टाइप का रूप बन गया। ठीक है, तो मतलब कि जो रेखा ऑप्शन है ये गलत है। दूसरी बात, अगर हम बात कर लेते हैं वर्ड की, रंग की, तो अगर हम रंग मान लिया कि इसमें कोई भी रंग लगा देते हैं, जैसे ग्रीन कलर हमने उठा लिया, ठीक है, ग्रीन कलर लिया, और ग्रीन कलर ये हम लिख नहीं रहे हैं, हम ऐसे ही ऐसे लगा दिए खाली, ठीक है, ये हम लिख नहीं रहे, कोई चित्र नहीं बना रहे, ऐसे ही लगा रहे हैं। तो एक चीज बताइएगा, जो भी यहाँ पे बना है फ्लैट है, बट इसका आकार कुछ ना कुछ तो लग रहा है। इसका आकार कुछ ना कुछ तो लग रहा है। देखिए ऐसा कुछ आकार लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हमने क्या ग्रीन कलर लगाया था, ग्रीन कलर जो लगाया तो नीचे अंदर का जो फ्लैट है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आकार तो ये ले ही लिया। तो आकार अगर ले लिया है तो इसका मतलब है कि इसका रूपप्रद जो कला है उससे संबंध है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगर हम बात कर लेते हैं अंतराल की, तो अंतराल जो है वह हो गया, जैसे ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, बोर्ड है, ये हमारा अंतराल है जिसपे हम किसी भी कार्य को करेंगे। ठीक है, अगर हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें भी किसी न किसी रूप का निर्माण होगा, तो इसका मतलब है कि ये भी नहीं है। अब हमारे पास ऑप्शन बचा है मात्र और मात्र एक, यही वाला सही ऑप्शन है। कैसे सही है? देखिए अगर कोई भी स्वर आवाज अगर बोली जा रही है तो आप जानते होंगे कि जो आवाज बोली जा रही है उसका जो है रूपप्रद कला से संबंध नहीं है। मतलब कि इसका कोई क्या बोलते हैं, इसकी कोई डिजाइन नहीं है, इसका कोई आकार नहीं बनता है। कोई बोले कि मुंह से आप कुछ बोल दो उसके बाद में सामने कुछ बन जाए, तो क्या बन सकता है? नहीं बन सकता है। अगर मुंह से कोई आवाज निकल रही है तो उस आवाज के तहत आपको आनंद की प्राप्ति हो सकती है, आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन किसी भी रूप का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसका सही आंसर है स्वर। मतलब निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कलाओं से संबंध नहीं है? तो रूपप्रद कलाओं का मतलब कि जो रूपप्रद कलाएं हैं जिनको हम रूप में निरूपित कर सकते हैं, जिनमें हम कुछ बना सकते हैं, ठीक है, जो बना सकते हैं उसमें से स्वर ऐसा है जिससे नहीं बन सकता है, बाकी सभी चीजों से बन सकता है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहंशाह के संरक्षण का समय अवधि में मुगल लघु चित्र शैली के लिए चित्रकार मिस्कीन ने कार्य किया? ठीक है, देखिए बाबर के समय में कोई चित्रकार नहीं थे। देखिए बाबर के समय में जो कोई भी थे चित्रकार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चित्रकार यहाँ पे नहीं थे, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, मिस्कीन नाम का जो चित्रकार था वो कार्य करता था अकबर के वहां, सीधी सी बात है। हुमायूं के समय में भी बहुत ज्यादा चित्रकार नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ दो ही चित्रकार थे मुख्य रूप से कार्य कर रहे थे, जिनका नाम है मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, ये कार्य कर रहे थे हुमायूं के समय में। बाबर के समय में फिलहाल तो चित्रकार नहीं थे कोई, लेकिन ईरानी शैली का एक चित्रकार था जिसका नाम था बेहजाद, वो इनसे बाबर से संबंधित रहा था। ठीक है, भारत में आकर के उसने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन बाबर से संबंधित रहा है। अगर हम अकबर की बात कर लेते हैं तो अकबर के काल में बहुत सारे चित्रकार थे, कहा जाता है कि लगभग 100 चित्रकार थे, और इसमें जो है इनकी ग्रंथ जो है उसमें मिलता है कि कम से कम 4 मुस्लिम बहुत अच्छे चित्रकार थे और कम से कम 19
हिंदू बहुत अच्छे चित्रकार थे। ठीक है, तो मिस्किन जो था वो किस में था, अकबर में था। ठीक है, मिस्किन के अलावा में बसावन भी था, और क्या बोलते हैं, बसावन हो गया है, दसवंत हो गया है, और बहुत सारे चित्रकार इसमें रह चुके हैं। जहांगीर की बात कर लेते हैं, जहांगीर तक यहाँ तक नहीं पहुंचता है, जहांगीर अलग राजा है अपना। ठीक है, जहांगीर भी इसमें गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक है। देखिए इन्होंने ये अच्छी अच्छी तुर बनाया नहीं, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया है, अनसुनी चीखें, क्राइस्ट अनहर्ड के नाम से इसको जाना जाता है। ये इनका बहुत ही फेमस मूर्ति शिल्प है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। मैडोना और बच्चा, मोर, ये चिड़ी, ये जो है ना, इनके चित्र नहीं है, ना ही इनकी मूर्तियां हैं। अनसुनी चीखें इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, कोणार्क स्थित प्रसिद्ध सूर्य मंदिर वर्तमान में कहां है, मतलब किस राज्य में है। तो आंध्र प्रदेश में तो है नहीं, क्योंकि हम कोणार्क के मंदिर की बात कर चुके हैं, तो आंध्र प्रदेश में तो ये है नहीं, तो बिल्कुल कट है। तमिलनाडु में भी नहीं है, पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। हमने बताया था कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कहां पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो कोणार्क का मंदिर कहां पे है, उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की। देखिए भारत में राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की। देखिए चित्रकला के क्षेत्र में जो भी कैंडिडेट है, तो राजा रवि वर्मा का नाम तो सबसे पहले जानता है, उसके बाद में किसी अन्य चीजों को जानता है। मतलब राजा रवि वर्मा को वो सबसे पहले जानेगा, उसके बाद में अजंता की गुफाओं को जानेगा, एलिफेंटा की गुफाओं को जानेगा, फिर बाद में मंदिर निर्माण की शैली है उनको जानेगा। दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आता है वो एम.एफ. हुसैन का है। उसके अलावा में और जो बड़े नाम है, जैसे अवनींद्रनाथ टैगोर का है, नंदलाल बोस है, ये इस तरीके के कलाकार हैं। हम बात कर रहे थे राजा रवि वर्मा की, तो राजा रवि वर्मा जो चित्रकार हैं, राजा रवि वर्मा जो चित्रकार हैं, ये कैसे चित्रकार हैं, ये एक टाइप से आधुनिक चित्रकार हैं। आधुनिक भी नहीं कह सकते हैं, जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत में और भारत की कला को आजाद कराना था, तो अंग्रेजों के लगभग जाने के समय और भारत के आजाद होने या भारत की चित्रकला को आजाद होने के समय, ये बीच के चित्रकार कहे जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये आधुनिक चित्रकार हैं, इसलिए इनको हम राजा रवि वर्मा को आधुनिक चित्रकला के दायरे में रखते हैं। तो इन्होंने स्थापना किस चीज की थी। देखिए कला विद्यालय तो इन्होंने खोला नहीं, क्योंकि इनकी जो जिंदगी रही वो बहुत स्ट्रगल वाली रही है। ठीक है, कला विद्यालय इन्होंने नहीं खोला। दूसरा ऑप्शन है प्रिंटिंग प्रेस। तीसरी चीज है कलाविद का आर्ट स्टूडियो। देखिए आर्ट स्टूडियो तो इनका था, लेकिन आर्ट स्टूडियो इनके अपने कार्य करने के लिए था। अब आर्ट स्टूडियो में जो है, अगर बाहर के लोग भी कार्य करने आते हैं तब तो वो फेमस होगा। यहाँ पे आर्ट स्टूडियो ने इन्होंने जो खोला था, इसमें खुद कार्य करते थे, इसलिए आर्ट स्टूडियो भी इनका गलत ऑप्शन है। अगली बात है कला वेदिका। कला वेदिका तो इन्होंने खोली नहीं, राजा रवि वर्मा के नाम से और ढेर सारी कला वेदिकाएं बाद में खोली गई, लेकिन इनके समय में नहीं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, जिसको हम लिथोग्राफी बोलते हैं, जिसको हम आलियोग्राफी बोलते हैं, इसकी इन्होंने स्थापना की थी। इन्हीं से कहा जाता है कि कैलेंडर कला का प्रारंभ हुआ। कहा जाता है कि जो राजा रवि वर्मा है, इन्होंने ही जो अपने चित्रों को जो छापने का काम किया था, तो कला जो थी वो घर घर तक पहुंच गई थी। इन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई, इन्होंने देवी देवताओं के जो है चित्र बनाए, और उसके बाद में उसको छापा, और वो देवी देवताओं के चित्र जो है वो घर घर तक पहुंच गए। वैसे क्या होता था, मंदिरों में कुछ लोग पहुंच पाते थे, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते थे, तो सस्ते सस्ते प्रिंट खरीद कर उन्होंने अपने घर पे ईश्वर की आराधना करना प्रारंभ कर दिया। ईश्वर की आराधना में राजा रवि वर्मा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहां पर है। देखिए अजंता में मूर्ति नहीं है, ये किस लिए है, चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इसे मूर्ति है बट त्रिमूर्ति नहीं है, फिलहाल इसको चित्रकला के क्षेत्र में जाना जाता है। एलोरा की गुफाएं, एलोरा की जो गुफाएं हैं, इसमें चित्रकला का काम बहुत कम हुआ है, बल्कि इसमें स्थापत्य कला का काम हुआ है। मतलब मंदिर वगैरह इसमें अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। ठीक है, स्थापत्य का कार्य हुआ है, इसमें स्थापत्य का कार्य हुआ है। एलोरा को हम स्थापत्य कला के लिए जानते हैं। एलिफेंटा की बात, एलिफेंटा को हम मुख्यतः मूर्ति कला के लिए जानते हैं। ठीक है, मूर्ति कला के लिए जानते हैं। बाघ की गुफाएं, बाघ गुफाएं जो है वो भी चित्रकला के लिए जानी जाती है। अब हमारा क्वेश्चन यह है कि प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति मतलब कि अगर हम यहाँ पे मूर्ति की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन तो मेरा ऐसे ही सही हो गया, एलिफेंटा, और हमने ज्यादा इसमें कोई डिस्कस नहीं किया है, ये ऐसे ही सही हो गया कि एलिफेंटा में होगा, क्योंकि ये मूर्ति कला के लिए जाना जाता है।
अब हम सही प्लेस की बात कर लेते हैं, तो सही प्लेस भी एलिफेंटा ही है, ठीक है, सही प्लेस भी एलिफेंटा ही है। त्रिमूर्ति जो बनी हुई है वो एलिफेंटा में बनाई गई है, और मंदिर स्थापत्य की जो रचना है वो स्थापत्य जो है आपका एलोरा में अधिक से अधिक देखने को मिलता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री में बना है। देखिए मिट्टी में बना है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, मिट्टी में बना है ये तो बिल्कुल गलत है, पत्थर में बना है ये भी बिल्कुल गलत है। अब बात यहाँ पे आई कांसे की, तो ये जो मूर्ति शिल्प है कांसे में भी बना हुआ है और कास्ट में भी बना हुआ है, दोनों चीजों में बनाया गया है। ये ऑप्शन जो वहां पे उन्होंने दिया है, जो क्वेश्चन दिया है विभाग वालों ने, वो गड़बड़ी से दे दिया है या कैसे दे दिया है पता नहीं, लेकिन ये जो है दोनों ऑप्शन इसमें से सही है। फिलहाल के लिए अगर आप किसी ऑप्शन को टिक करते हैं तो आप कास्ट पे टिक करेंगे, जिसके सही होने के चांसेस 90% है, ठीक है, बाकी को छोड़ दीजिए। अगर तो कास्ट जो है इसके 90% चांस है कि आपका ये क्वेश्चन सही होगा। वैसे इसमें दोनों सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? तो बौद्ध वास्तुकला जो है आप उसमें जानते हैं कि चैत्य और विहार नाम की दो टाइप की गुफाएं होती थी। कौन कौन सी? चैत्य, दो गुफाएं होती थी, कौन कौन सी? चैत्य और विहार, ठीक है, चैत्य और विहार। तो चैत्य गुफाएं जो थी उसमें लोग क्या करते थे? पूजा करते थे, और जो विहार गुफाएं थी इसमें लोग क्या करते थे? निवास करते थे, ठीक है, विहार गुफाओं में निवास करते थे। अब यहां से ऑप्शन निकाल लीजिए, बौद्ध वास्तुकला में चैत्य क्या है? बैठक व्यवस्था है क्या? चैत्य की बात करिए तो पूजा गृह जो होता है वो बैठने के लिए नहीं होता है, तो ये बिल्कुल गलत है। भोजन कक्ष है क्या? भोजन कक्ष जो है जिसमें पूजा की जाती है उसमें भोजन नहीं किया जाता है, ये भी गलत है। प्रार्थना कक्ष है क्या? मनोरंजन कक्ष है क्या? अब मनोरंजन कक्ष क्या, हम वहां पे टीवी तो देखेंगे नहीं, और टीवी की व्यवस्था भी नहीं थी, इसलिए यह भी नहीं सही है। बात आई यहाँ पे प्रार्थना कक्ष। अगर आप पूजा कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो एक ही बात है। अगर आप पूजा कर रहे हो और अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो एक ही बात है। इसका मतलब यह है कि बौद्ध वास्तुकला में जो चैत्य का संबंध है वो है प्रार्थना कक्ष से, ठीक है, प्रार्थना कक्ष से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहर किससे बनी है? ठीक है, वृषभ मोहर किससे बनी है? देखिए सिंधु सभ्यता में बहुत ढेर सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं, ठीक है ना, सिंधु सभ्यता में बहुत ढेर सारी मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से सेलखड़ी की जो मोहरें हैं, जिसमें से सेलखड़ी की जो मोहरें हैं वो बहुत सारी हैं। कांसे की जो मोहरें हैं वो बहुत कम मात्रा में है। कास्ट की मोहरें लगभग मिली ही नहीं है। पकी हुई मिट्टी की जो मोहरें मिली है वो भी, उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा है, इनकी संख्या सेलखड़ी से भी ज्यादा है, ठीक है, पकी हुई मिट्टी की जो मोहरें मिली हैं इनकी संख्या सेलखड़ी से भी ज्यादा है। लेकिन अब बात यहाँ पे आई है वृषभ मोहर की, तो वृषभ की जो मोहर है वो सेलखड़ी की बनाई गई है, न कि पकी हुई मिट्टी की और ना ही कास्ट की, इन तीनों में से किसी की नहीं। वृषभ की मोहर है वो सेलखड़ी की बनाई गई है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किया गया है, किससे किया गया है? देखिए ये सभी को पता होगा कि आगरा जब आप जाएंगे ताजमहल देखने के लिए, ताजमहल कहां पे है? आगरा में है, आगरा में है। जब आप ताजमहल देखने आगरा जाएंगे या फिर आप फोटो में ही देख लीजिए तो सबसे पहले उसमें ग्रेनाइट की जैसी, मतलब काले रंग के जैसा कुछ दिखाई नहीं देगा। सब कुछ कैसा दिखाई देता है? सफेद दिखाई देता है। कैसा? सफेद दिखाई देता है। और सफेद जो था वो सफेद संगमरमर यहाँ पे लगाया गया था। कोटा का पत्थर भी यहाँ पे नहीं लगाया गया है। कोटा का पत्थर का आशय यह है कि रंगीन पत्थर, तो वहां पे रंगीन पत्थर भी नहीं लगाया गया है। बलुआ पत्थर जो है, बलुआ पत्थर के जो मेन ताजमहल बना हुआ है वहां पे जो है बलुआ पत्थर नहीं लगा है। इसके आसपास में जो दीवारें बनाई गई हैं या उसके बैकग्राउंड में और जो बहुत सारी चीजें बनी हैं, जो इसका मतलब जैसे ये ताजमहल बनाया गया इतनी दूर में, उसके बाद में ये बाउंड्री वगैरह जो बनी है, तो यहाँ पे बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे ये जो दीवारें बनी है गेट टाइप का बना हुआ है, इसमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन ये जो ताजमहल बना हुआ है, ठीक है, इसमें बलुआ पत्थर का इस्तेमाल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? सफेद संगमरमर का निर्माण किया गया है। और ये किसके द्वारा किया गया था? संगमरमर, है ना, संगमरमर, ठीक है। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका ताजमहल का जो निर्माण कराया था वो कराया था शाहजहां ने। और शाहजहां कौन था? शाहजहां था मुगल कालीन शासक, मुगल कालीन
शासक था शाहजहां, ठीक है, उसने करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मुगल लघु चित्र शैली का जन्म किस समय में माना जाता है? मुगल लघु चित्र शैली का जन्म किस समय में माना जाता है? तो 14वीं सदी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर हम बात कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि मुगल लघु चित्र शैली का जन्म कहां से हुआ, देखिए 1526 में बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया, ठीक है। अभी देखिएगा 1526 में अगर इसने जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया है तो 1526 का आशय क्या हुआ? 16वीं शताब्दी। यही से चित्रकला का जन्म होता है, जिसको हम लघु चित्रकला के नाम से जानते हैं या फिर मुगल लघु चित्र शैली के नाम से जानते हैं। क्लियर? 1526 में इसने हराया था और 1526 के बाद से ही जो है 16वीं सदी, इसको हम 16वीं सदी कह सकते हैं, यहीं से जो है इसका जन्म हो जाता है। अगर थोड़ा सा और डीप में जाएंगे इसमें तो 1526 के बाद में ये 30 तक जो है शासक रहता है। इसके 30 के बाद में जो है शासक आ जाता है दूसरा, जिसका नाम होता है हुमायूं। हुमायूं जो शासक रहता है वो 30 से लगा करके 56 तक रहता है और 56 के बाद आ जाता है आपका अकबर, ठीक है। 56 के बाद आ जाता है आपका अकबर, और जब अकबर शासन करना स्टार्ट कर देता है वहीं से मुगल शैली की शुरुआत होती है। इसमें हुमायूं के शासन काल में 40 से लगा करके 56 तक या 55 तक का शासन काल जो यहाँ पे शेर शाह सूरी का भी रहता है, ये आप अच्छे से हिस्ट्री पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसका रहता है शेर शाह सूरी का रहता है, क्योंकि शेर शाह सूरी 1540 में आकर के जो इसको हरा देता है हुमायूं को, हुमायूं यहाँ से भाग जाता है, 15 साल के लिए बाहर रहता है और 15 साल बाद फिर से अपनी व्यवस्था करके आता है और फिर से आक्रमण करता है, जिससे कि क्या करता है क्या नाम है, शेर शाह सूरी को हुमायूं हरा देता है और शासन अपना कब्जे में कर लेता है। और वहीं से 1 साल बाद अकबर का शासन स्टार्ट हो जाता है और अकबर के शासनकाल से ही मुगल शैली का जन्म होता है। मुगल शैली का जन्म होता है, मुगल कला का नहीं, मुगल शैली का जन्म होता है, ठीक है। तो 16वीं सदी, ठीक है साथियों। तो मैं ये क्वेश्चन पेपर आपको 100 नंबर का दूंगा, लेकिन क्या है ना कि 25-25 क्वेश्चंस के सेट में आपको दूंगा। सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं हो सकते क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगला वीडियो आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिलेगा और फिलहाल के लिए आज का ये पहला पार्ट था जो 25 क्वेश्चंस का था। जो भी क्वेश्चन आपके बताए गए हैं सब बहुत अच्छे तरीके से बताए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको जो है हमारे YouTube में जो है कमेंट कर सकते हैं, आप हमको बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।